आज का करंट अफेयर्स 16 अगस्त और 17 अगस्त के ऊपर है 2020। चलिए शुरुआत करते हैं कि 16 तारीख के क्या क्या न्यूज आपके लिए है। तो एक न्यूज है डेथ, मृत्यु। कांग्रेस लीडर, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी, मिस्टर राजीव त्यागी, at the age just 52, passed away due to heart attack during television debate, but death at hospital. It was a great question, and this question will be come in your examination. टीवी में जिस प्रकार से आजकल बहस होती है और बहस में जितनी गर्मा गर्मी होती है, आर्टिफिशियलिटी होती है वो, पर जिस तरह से बहस होती है और लोग पर्सनल डिबेट करने लग जाते हैं पब्लिक डिबेट की जगह, और एक दूसरे को बस दोषारोपण करते हैं, भद्दी बातें भी करते हैं, और ऊपर से जो न्यूज एंकर होते हैं उनके तेवर तो कुछ और ही होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो यमराज हो और बुला करके सभी को पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, उस हिसाब से दोजख और जन्नत कबूल करेंगे। और जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाते हैं कि ये पक्ष के, ये विपक्ष के, ये नहीं कि अपनी राय दे दे। तो जानबूझकर ये काम करते हैं। नतीजतन बहुत लोग का इसमें क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परामेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यही एक बड़ा केस आया है कि 52 वर्ष की उम्र में टीवी डिबेट के तहत अपने घर से वो टीवी डिबेट में शामिल थे और इस तरह की गर्मा गर्मी और बहस हो गई कि हार्ट अटैक का दौरा आ गया इस तनाव की वजह से, और हॉस्पिटल जाते ही दम तोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन बनेगा और पब्लिक फोरम पर जो डिबेट का तरीका है उस पर भी लगाम लगना चाहिए। तो कांग्रेस लीडर राजीव त्यागी। नेक्स्ट, बुक्स के ऊपर बात करें और हम 3 किताबों की बात करेंगे, 3 बुक्स। एक बुक का नाम है स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ, ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी पाकिस्तान, एंड द इल्यूजन ऑफ पीस, और जो शांति की भ्रांति है, पीस। तो किताब का नाम क्या है? द क्रॉनिकल्स ऑफ रॉ, ISI, and the illusion of peace, written by 3 writers togetherly, A.S. Dullat, Ashad Durrani, and Aditya Sinha. A.S. Dullat रिटायर्ड मिलिट्री मैन है, अशद दुरानी भी ऐसे ही है, और आदित्य सिन्हा। ये किताब आएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है द रूल ऑफ कॉन्टेजियन, ठीक है, एडम कुचरस्की, एडम कुचरस्की, इसी को कुचरस्की कह देते हैं। द रूल ऑफ कॉन्टेजियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं ये वायरस मेडिसिन से रिलेटेड ही है। और तीसरी किताब जरूर ही आएगा, आप रोक ही नहीं सकते, ओवरड्राफ्ट। बैंकिंग भाषा में ओवरड्राफ्ट का मतलब है हिंदी में अधिविकर्ष, एक्स्ट्रा मनी को अपने अकाउंट में जितना नहीं है उससे ज्यादा निकालना। ओवरड्राफ्ट यानी औकात से बाहर, ऐसे समझ लीजिए ओवरड्राफ्ट। इसे लिखने वाले कोई और नहीं है, हमारे एक्स गवर्नर ऑफ RBI हैं उर्जित पटेल। तो ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल ने लिखे हैं और यह सवाल बनना तय है। नेक्स्ट की ओर बढ़िए, ध्यान देना है, हम 17 अगस्त पढ़ा रहे हैं। 19 अगस्त जो होता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे होता है, विश्व छायांकन या फोटोग्राफी डे होता है, ठीक है। 15 अगस्त को लाल किले से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्पीच दिए, क्योंकि 16 के अखबार में आएगा। तो 15 अगस्त का जो स्पीच था मिस्टर मोदी का लाल किले से, तो याद रखना है लाल किले से झंडा फहराने का काम 15 अगस्त को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर करते हैं भारत में, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, राजपथ पर हमारी सेनाओं से और अन्य से सलामी लेते हैं और झांकियां होती है, याद रखने की चीज। तो 15 अगस्त को इस बार जो लाल किले पर झंडा फहराया और हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये कौन सा मनाया? 74th, 74वीं।
और स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के तौर पे एनिवर्सरी जो मनाया वो 73rd। तो एनिवर्सरी 73rd और सेलिब्रेशन 74th। अगर इस 73 और 74 को याद रखेंगे तो सवाल हर साल इससे जुड़ा आता है। इस बार अच्छा है याद रखने का तरीका। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेट करता है। तो 73वां 74वां यहां पर देखेंगे स्वतंत्रता की वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस याद रख लीजिए। मोदी जी ने यहां से 3 बड़ी घोषणाएं की, देखिए जरा, और कुछ लोगों को विचार करने के लिए मुद्दे दिए। तो याद रखिएगा, एक तो ये जाने कि 7वीं बार लगातार आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी का ये स्पीच था। अब 86 मिनट बोले ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। इन्होंने कहा लोगों से कि शादी की उम्र बढ़ाई जाए, ये विचार करने के लिए कहा। शादी की उम्र बढ़ाए जाने का मतलब ये कि जो जनसंख्या विस्फोट अभी भी बनी हुई है उसको मिनिमाइज करना, ऑप्टिमम 2050-55 तक जनसंख्या को कंट्रोल में करना। एक तो ये, हालांकि पहले हमने कहा कि 2070 में जाकर जनसंख्या कंट्रोल होगा, तो ये चीजें हैं। तो वैसे भी हम 2070 तक जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, और शादी की उम्र बढ़ने से क्या होगा। अब चूंकि ध्यान रखिएगा, एक जमाना हुआ करता था कि नाबालिग परिस्थिति में शादी हो जाती थी और हम उतने अननोन नहीं होते थे फ्यूचर के लिए, न उतनी बड़ी चिंता थी, और बस एक सोच थी जनरेशन को बढ़ाना है, संतान उत्पत्ति करनी है। शादी का मूल उद्देश्य भी यही है, और उतना ध्यान नहीं देते, 4 5 10 बच्चे होते। आई वुड लाइक टू बी से वेरी सिंपली, मैं खुद 9 भाई बहन हूं बेटा, 5 बहन और 4 भाई। तो वो एक जमाना था। अब जो है 2 बच्चे, 2 से भी 1 पर आने लगे हैं, और शादी पहले बड़ा अर्लियर होती थी, 12 14 15, और वो जनरेटिंग सिस्टम वाइफ हस्बैंड दोनों आ जाते थे फर्टिलाइज पीरियड में, बच्चे होते रहते थे, उतना कोई ध्यान नहीं देते। ठीक है, भगवान है, पाल लेंगे, खेती बाड़ी है, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि डीपीएस में पढ़ाएंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनाएंगे, दिल्ली बंबई में रखेंगे, आलीशान फ्लैट होगा, कार होगा, ये सब की कोई चॉइस नहीं थी। रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन। एजुकेशन नहीं भी तो अपना जमीन जायदाद है, अपना देखेगा करेगा, पशुपालन है, ये है वो है, बिजनेस है, होता था। ये सिंपल थ्योरी थी। अब क्या है, 18 और 21 का हो गया शादी का, स्त्री और पुरुष का। पर रियल में सच पूछे तो 18 और 21 के तहत वो लोग शादी कर लेते हैं, उसके अंडर ही जो अनपढ़ होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जिनको बोझ लगता है, और जिनको वाकई में गरीबी की वजह से दबाव बना रहता है, ये भी हकीकत है, या इनसिक्योरिटीज होती है, या उनकी सोसाइटी की ऐसी ट्रेडिशन है कि वो सोच भी नहीं पाते। बहुत सारे कारण हैं, ट्राइबल है, SC ST हैं हमारे, और भी हैं। लेकिन मिडिल क्लास में आइए तो जिना बनिया वर्ग हैं हमारे, बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो भी बेटी की शादी जनरली 20 के प्लस ही करते हैं, ग्रेजुएशन तो करने ही देते, 12th ग्रेजुएशन करने देते, तो 20 से 24 के बीच में अपनी बेटी की शादी करते हैं। और लड़का जो है 25 26 27 28 के बीच में शादी हो जाती है। रियल में 18 मिनिमम एज रखा गया है शादी का, और 21 पुरुष का मिनिमम एज रखा गया है। लेकिन इस मिनिमम एज के ऊपर ही जाके हम लोग जनरली शादी करते हैं, मिडिल क्लास। तो ये चीज है, आपको बैंड लगाना है, सरकार को कहना है, तो ये बोलिए ना कि नीचे वो लोग जो अनअवेयर हैं उनको सख्ती से लागू करें। हम लोग तो 1 और 2, बस उसमें भी रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो 1 से 2 से ज्यादा तो हम लोग जो है जनरली मिडिल क्लास बच्चे पैदा नहीं करते, परिवार नहीं बढ़ाते, और कहीं बढ़ जाता है तो वहां रोक लगाइए। विवाह की उम्र बढ़ा देने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हम अवेयर हैं, क्योंकि शादी जनरली हम क्या कर रहे हैं, खुद 22 में
25 में, 28 में। लड़का लोग औसत 27 से 30 वर्ष में कर रहा है। डेफिनेटली 27 से 30 वर्ष में शादी प्लस ही है। और जो लड़कियां हैं वो 22 और 24, 25, 26 के बीच में शादी कर रही है। और शादी करने के बाद भी 3-4 साल बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। क्यों? नौकरी लग जाए, स्टैब्लिश लाइफ हो जाए, या इतना भी मतलब कि थोड़ा 2-3 साल फ्रीली प्यार मोहब्बत आराम से जिंदगी जी ले, फिर बच्चे बच्चे पालना वालना होगा। एक तो ये भी कारण, दूसरा जॉब है, ये है वो है, बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं। तो जनरली 30 तो है, 25 से 30। अब बढ़ा के क्या कर लेंगे? अगर सिंबॉलिकली बढ़ा भी लेंगे कि चलो जी आज 18 है लड़की का तो 21 लड़की का कर देते हैं और पुरुष का 24, तो उससे होना क्या है? कुछ नहीं होना है। जहां प्रॉब्लम है वहां देखिए, बस सबको सान दिया। नोटबंदी का प्रॉब्लम कहां था वहां नहीं देखा, और नोटबंदी में हमें और आपको सबको चक्की में पीस दिया, सब धन 22 पसेरी कर दिया। ऐसे थोड़े होता है। तो ये चीज है, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब मोदी जी ने कहा कि विवाह की उम्र बढ़े, इस पर समाज के लोग डिस्कस करें। क्या डिस्कस करेंगे? खाक बढ़ ही जाएगा तो क्या कर दोगे? उससे पहले आप नौकरी दे देंगे, हमें डिग्री पूरी कर देंगे, तो अलग बात है। अब आइए, तो ये फिल्मी स्टार बना के छोड़ देंगे ये, ठीक है। तो ये है आपका, और इतना अवेयरनेस है, इतना कॉन्ट्रासेप्टिव है, बहुत सारी चीजें हैं, ये कोई मायने नहीं रखता शादी की उम्र बढ़ाना। आप नेचर के ही खिलाफ जाएंगे, अनैतिक संबंध ही बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा, कचड़ा ही पैदा करेंगे और कुछ नहीं होगा। अब आइए आगे, अगला जो है बेटा, 3 बड़ी घोषणाओं में एक कहा, देश के सीमावर्ती 173 जिलों में, देश के सीमावर्ती 173 जिलों में से 1 लाख एनसीसी कैडेट को भर्ती करना, तैयार करना। इन कैडेट में से 83 एनसीसी यूनिट जो होगा टोटल, और 83 एनसीसी यूनिट से 53 जो होगा वो आर्मी का होगा, 20 नेवी का होगा, और लगभग जो है 10 एयरफोर्स की यूनिट होगी। तो ये सब अपना जहां जो नजदीक में है वो देखेंगे और भर्ती करेंगे। इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया कि नियर अबाउट 174, इसका मतलब हुआ लगभग 15 से 20% जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वो सीमा को टच करता है, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को या ओशियन को टच करता है। तो 173 जिले हमारे सीमाई जिले हैं, चाहे वो समुद्री सीमा हो या फिर लैंड बॉर्डर हो, वहां से आप कैंडिडेट उठाते हैं। तो एक स्वाभाविक गुण है, जो सीमा पर है तकलीफ उसको ज्यादा है, खासकर पाकिस्तान और चीन की सीमा पर रहने वाले, और बांग्लादेश की सीमा पर भी, म्यांमार पे तो नहीं, नेपाल पे भी तनाव बन रहे हैं, भूटान में नहीं। तो इन सीमाओं पर रहने वाले, जज्बा अपने आप जग जाता है देश की रक्षा का, खुद की रक्षा का, और इस तरह से तो वो आएंगे। पर उनका सही एनसीसी है तो उनको सही रास्ते पर जाए। तो कोशिश करें कि अगर आज उनको एनसीसी में भर रहे हैं तो उन्हीं से ट्रेनिंग से उठा के पुलिस में भी डाल दीजिए, पैरामिलिट्री में भी डाल दीजिए, सेना में भी भर्ती कर लीजिए। जब आप एक यंग फेज को एनसीसी में ला रहे हैं, 2-4 साल की आप ट्रेनिंग देंगे, हथियार उसको देंगे, सपोर्टिव कैरेक्टर दे देंगे आर्मी को और पैरामिलिट्री को करने के लिए, और सिर्फ सिखा के छोड़ देंगे, तो काहे कोई सीखेगा? क्यों सीखेगा? आप उसे ट्रेंड भी करिए और उसे एक स्टाइपन भी दीजिए, साइड बाय साइड काम भी करे, सैटरडे संडे बुला लीजिए उसे ट्रेनिंग देने के लिए, और जरूरत पड़ने पर अपने साथ रखिए। जब कभी रिहर्सल होता है, युद्धाभ्यास होता है, तो उन्हें बुलाइए अलग अलग क्षेत्रों में, ये करिए, एक्टिव रखिए उनको, उनको स्काउट वर्क्स में दीजिए। जैसे बाढ़ वाढ़ आ जाता है, एनडीआरएफ की तरह उसको वर्क दीजिए, एडिशनल फोर्स करिए, और जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए तैनात हैं, और उनमें से मिलिट्री को छांटिए। तो स्पेशलाइज्ड लोगों को अलग से उतनी, इसको भी ट्रेनिंग दीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर उसको ट्रेनिंग दे दीजिए। कमाल है, एक चीज बनाया, उसको 1 साल चलाया नहीं, उसको छोड़ दिया, अब नया चीज बना रहे हैं। तो मेहनत दो दो जगह कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कोई भी आप लेके चल नहीं रहे। तो इससे नहीं होगा, इस तरह से निकालिए कि उसको ट्रेनिंग देके आगे बढ़ के अपलिफ्ट करके आर्मी तक पहुंचाइए, ये उचित होगा। तो हमें यह ध्यान में रखना है, 173 जिले सीमाई हैं, वहां से 1 लाख एनसीसी कैडेट भर्ती किए जाएंगे। इतना इन्होंने बात कहा है, बाकी डिटेल कुछ आया नहीं है, तो ये ध्यान रखिए। अब आइए, दूसरी इनकी घोषणा थी कि देश के हर गांव को आगामी 1000 दिनों में, यानी 3 वर्षों में,
सभी को ब्रॉडबैंड सेवा से, इंटरनेट से, नेट कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा। हर गांव को कहा है। एक पंचायत में 2 3 4 गांव होते हैं और एक ही गांव में 2 पंचायत भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, गांव बड़ा है तो हर गांव को उन्होंने जोड़ा है। तो पंचायत तक जाएगी तो वही केबल गांव में भी जाएगा और हर गांव में एक कम्युनिटी सेंटर हो जाता है तो बेहतर है। तो हर गांव को ब्रॉडबैंड के फास्ट स्पीड नेटवर्क से जोड़ने का इनका मकसद जो है क्या, एक मतलब 1000 दिन यानी लगभग 3 वर्षों में जोड़, 365 × 3 तो 3 वर्षों में जोड़ने का। तो ये एक है और ये मनमोहन सिंह जी के समय से चला आ रहा है लेकिन आज तक ये लोग जोड़ नहीं पाए। अब अगले पॉइंट पर, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन हुआ है तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। तीसरा इनका जो बड़ा घोषणा जो चल ही रहा है उसको और थोड़ा सा इंफेसिस कर दिया, 10 लाख करोड़ रुपए की नल जल पाइपलाइन परियोजना पर कार्य चल रहा है। तो 3 बात कही, तो एक तो चल ही रहा है तो 2 घोषणा की और वो भी एक्चुअली मनमोहन सिंह के समय से चल रहा है। अब इन्होंने टारगेट दिया कि 1000 दिन में। एक्चुअली डिजिटलाइज हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, नोटबंदी की वजह से, तो डिजिटलाइज हो रहा है तो आप नेट की सुविधा दीजिएगा ना, वाईफाई का लाइन दीजिएगा ना, सरकारी काम उसी में करिएगा ना। और आप जब कहते हैं कम्युनिटी सेंटर हर जगह आप खोल रहे हैं 7.5 लाख, तो कम्युनिटी सेंटर में कंप्यूटर से ही सब कुछ होगा। हर चीज़ का बिल पेमेंट से लेकर हर काम, सारी सरकारी सेवाओं का लुत्फ उठाना भी हो, रजिस्ट्रेशन करना, सब ऑनलाइन होगा। जनाब शहर में आकर के लोग करेंगे क्या? शहर के लोग भिखमंगे हैं? नहीं, आपके लिए कोई ये नहीं, तो गांव तक तो पहुंचाएंगे। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, बढ़ा चढ़ा के बोलने से कोई बात नहीं बनती। अब आगे आइए, 15 अगस्त तक कोविड-19 से देश में मरने वालों की संख्या 50,000 को क्रॉस कर दिया। तो 15 अगस्त तक में 50,000 को क्रॉस किया। सोचनीय बात है, 50,080 केस आए और ये ध्यान रखना है। और 19,500 केस डेथ का अकेले महाराष्ट्र से है। यानी भारत में कुल 15 अगस्त तक कोविड से हुए मौत में 50,000 की संख्या में 20,000 लगभग महाराष्ट्र से है। 40% मौत महाराष्ट्र से। समझ में आई बात? ये ध्यान रखना। अब दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके कैरियर में तरक्की से कोई भी संस्था और व्यक्ति वंचित नहीं कर सकता। ये केस कैसे आया? एक्चुअली क्या हुआ, हमारे वायुसेना में एक हमारा प्यून, एक चपरासी थे हमारे, और वो चपरासी थे, अपना काम करते थे, सेवा करते थे अफसरों का, और वो साथ साथ जेबीटी बीएड भी कर लिया, लेक्चररशिप भी उनको मिल गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में। तो अब वो लेक्चररशिप के लिए उनको ज्वाइनिंग लेटर भी आगे एग्जाम दिया। ये गवारा नहीं गुजरा एयरफोर्स के ऑफिसर्स को कि मेरे सामने ये प्रोफेसर साहब बन जाएंगे, तो अड़ंगा लगा दिया कि कैसे छुट्टी कर सकते, नहीं दे सकते। को वो चले गए कोर्ट में, टेक्निकल बातें कह दी और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर सुना दिया कि आप किसी के तरीके में कोई बाधा नहीं बन सकता। सबको विकास का हक है। आप पार्टी छोड़ देते हैं, आप बड़े बड़े अधिकारी कुछ और छोड़ के और चले जाते हैं, और ये क्यों नहीं छोड़ सकता? और ये लड़ाई बहुत ही अच्छी है, सबके लिए है। अब आइए अगला जो पॉइंट बनता है वो दिल्ली पुलिस की हमारी एक महिला पुलिसकर्मी जिनका नाम सुनीता मान है। राष्ट्रपति ने अभी हाई टी यानी टी पार्टी पर कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया जो देश की सेवा में तरह तरह के अपने रूप से काम किए। हमारी जो ये दिल्ली पुलिस की एसआई सब इंस्पेक्टर हैं सुनीता मान, ये लॉकडाउन पीरियड में हमारी उन महिलाओं तक पहुंची सैनिटरी पैड लेके जो नहीं पहुंच सकी थी दुकान तक, बाजार तक। और ये एक ऐसी समस्या कि किसको बोले, तो ये हमारी महिला पुलिसकर्मी महिलाओं की डिग्निटी का मान रखते हुए सैनिटरी पैड, तब जाकर के बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले सोच में आ गए कि अब हम नैपकिन बांटेंगे, जब ये नाटक करने लगते हैं। सच्ची तो ये है। और देखिए कहते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय तक ये खबर थी, यानी सभी लोगों को खबर थी सरकार को। तो इन्हें स्पेशली चीफ गेस्ट के तौर पे तो नहीं लेकिन गेस्ट के तौर पे बुलाया गया, चाय पार्टी पे बुलाई गई, प्रोत्साहन के तौर पर जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है वो दिया गया। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट सुनीता मान। और इस बार का जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, इट कुड बी पॉसिबल दैट्स कम। अब आइए अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर की। किरण रिजिजू हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं।
अरुणाचल प्रदेश में दो ही लोकसभा सीट है, एक वेस्ट और एक ईस्ट। अब ये किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने यानी खेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के, ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री के जो फिट इंडिया प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाते हुए तो फिटनेस इन यूथ को आगे बढ़ाया है कि हमारे देश के युवाओं में फिटनेस होना चाहिए और एटलीस्ट 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच में रोज वक्त निकालना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। सिंपल वॉक कर लिया, दौड़ लिया, थोड़ा एरोबिक कर लिया, सिंपल। ये नहीं कि डंबल उठा के मसल्स बना लिया, वो भी करना है करिए, लेकिन वो नहीं, जिम नहीं समझिए, एक हेल्थ बनाने के लिए काम करने चाहिए, तो ये चीजें स्वस्थ रहे। अब आइए, अगला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जैसे कि एक घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त से किया कि जो आयुष्मान भारत योजना है जिसके तहत प्रधानमंत्री जो है के तहत 5 लाख रुपए का बीमा प्रत्येक परिवार किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति नहीं, प्रत्येक परिवार किया जाता है। ऐसे 10 करोड़ परिवार को यह बीमा हुआ है कि इतने बीपीएल है। हमारा नहीं है क्योंकि हम इनकम टैक्स भरते हैं तो हमारा नहीं होगा। हम पक्के मकान में रहते हैं, हमारा नहीं होगा। हम बाइक चढ़ते हैं, कार चढ़ते हैं, हमारा नहीं होगा। समझ में आई? हमारी तनख्वाह जो है 50,000 से ऊपर है, हमारा नहीं होगा। भले कल हम गरीब हो जाए, सब कोरोना में समाप्त हो जाए, कोविड के लॉकडाउन में कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, उसके बाद भी एप्लीकेशन डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए इनके सरकार के खेल। पर चलिए जो भी है बात समझिए। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को इस तरह से सामने रखा गया कि अब आपका हेल्थ, हमारा हेल्थ सब डिजिटलाइज हो जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत हमारा एक हेल्थ कार्ड बनेगा। ये हेल्थ कार्ड में क्या होगा कि हमारा बायोमेट्रिक होगा, हमें एक कोड मिलेगा, वो कार्ड लेंगे, मशीन में डालेंगे, कोड जनरेट करेंगे, मशीन में नहीं भी डालेंगे तो कोड जनरेट करेंगे। तो अब चूंकि सबका फीडिंग किया हुआ रहेगा, तब सुनील सर हैं, तब इनको कैंसर है, क्या है, डायबिटीज़ है, कब इलाज हुआ, कितने उम्र के हैं, ब्लड ग्रुप क्या है, इनकी जनरल हैबिट क्या है, शराब पीने की, सिगरेट पीने की, तंबाकू खाने की, नहीं खाने की, फास्ट फूड में क्या है, ये वेज हैं, नॉन वेज हैं, एगिटेरियन है, क्या खाते हैं, उपवास रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, पहले कभी कोई बीमारी हुई, क्या हुआ वगैरह, पूरा प्रिस्क्राइब्ड है, पूरा प्रिस्क्राइब्ड। तो पूरा हेल्थ का जो इतिहास भूगोल है सब उसमें रहेगा। तो तुरंत क्या होगा, जांच करना, दवा लिखना आसान होगा। डिजिटली डॉक्टर भी आपके होंगे, वो भी आपको सब बता देंगे। और डिजिटली डॉक्टर में मुझे शक लगता है कि कहीं ना कहीं या तो डॉक्टर जो है डायरेक्ट ऑनलाइन आपसे बात करेंगे, वीडियो कॉलिंग, या ये भी हो सकता है कि ये लीजिए बीमारी, अब ये इसका है इलाज, अब ये बीमारी में आप ग्रेड डालिएगा, मैं मेल हूँ या फीमेल, या 30 साल या 40 साल, इतने दिनों से, तो उसके हिसाब से सबका ऑडियो बना के रखा होगा जनाब ने, और लिख देगा। और वो ऑडियो आपको कंप्यूटर से सुनाई पड़ेगा कि ये बीमारी, ये हालात, ये हालात, ये दवा वगैरह हो गया। समझ में आया? डिजिटल डॉक्टर। तो ये सब होने वाला है, लेकिन कहा गया ये ऐच्छिक होगा, डिजायरेबल होगा। आप अपनी इच्छा है तो इसमें आप आइए, नहीं तो नहीं। अब ये तो इन्होंने कह दिया, और ये 1 2 साल 3 साल लगेंगे, 5 साल भी लग जाएंगे, सबका हो जाएगा, अच्छा है। बट अब इससे समस्या होगी जो लाइफ इंश्योर करने वाली कंपनी है, क्योंकि जो बनवाएगा तो उसका रिकॉर्ड उसके पास होगा, वो तो बोलेगा आपका कोड। तभी ना हम देखें, अगर आपको ऑलरेडी कैंसर है और आपने नहीं छुपा लिया, वो तो चाहेगा कि आप कोड दीजिए ताकि चेक हो जाए, तो वो उस हिसाब से आपका प्रीमियम बनाएगा, उस हिसाब से प्रॉफिट रेशियो को निकालेगा। या फिर आपसे कहेगा कि नहीं, आप जो है डेडिंग जोन में हैं, आपका हम नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तक तो हम झूठ भी बोल देते हैं, बहुत सारी बीमारी होने के बाद हम कुछ नहीं है, हेल्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती, एलआईसी हो जाता है, और होने के 1 साल 1.5 साल बाद डेथ करके पैसा ले लिए, या बहुत कुछ हो जाता है। समझ भाई? तो ये एलआईसी में भी एक कानून फिर से चेंज करना पड़ेगा, अगर कोई उपाय नहीं है। अब आइए अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा, कि यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बन गए ना, मालूम है आपको? तो मनोज सिन्हा पे। अब आइए, विप्रो कंपनी जो है भारत की, जो बैंगलोर बेस्ड है विप्रो, पहले ये डालडा बनाती थी, वनस्पति घी, फिर और भी तेल वनस्पति घी बनाने लगी, फिर अगरबत्ती, साबुन, ये सब बनाने लगी, अलग अलग ब्रांडों से बेचती थी। समय गुजरा और जो नए जनरेशन उसमें आए, तो नए जनरेशन में आए विप्रो के
अभी जो मालिक हैं वो कौन? अजीम प्रेम जी। और अजीम प्रेम जी हमारे मुस्लिम हैं और फुल्ली इंडियन हैं। आज भी वो सामान्य वस्त्र ही पहनते हैं, कोई अमीरी नहीं। प्रेम जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो उनके बेटे ने चार्ज लिया है। तो अजीम प्रेम जी जो है ने सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की और बहुत आगे बढ़े और इंडिया के तीसरे बिगेस्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हो गए। तो विप्रो ने अभी ब्राजील की एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, आईटी कंपनी, जिसका नाम है आइविया सेरेविसियो डे इंटरनेशनल लिमिटेड को खरीदा है, अधिग्रहण किया है, मर्ज कर लिया है अपनी कंपनी में। तो विप्रो ने किस देश की आईटी कंपनी को मर्ज किया है? ब्राजील। अब आइए, गलवान शहीद है ना, 20 हमारे नौजवान शहीद हुए। उनमें हमारे कर्नल संतोष बाबू थे और 19 जवान भी थे। सब बिहार रेजिमेंट के थे। उनमें से 6 लोग बिहार के ही रहने वाले थे। जो बीपीएससी वगैरह बिहार में तो पूछेगा ही। और संतोष बाबू एक जाना पहचाना नाम होगा, कर्नल थे, उनके लीडर थे। संतोष बाबू चले गए, उनकी वाइफ को कई करोड़ रुपए मिले, उचित ही है, सब कुछ लुटा करके वतन के लिए। और एडीएम का रैंक मिला उनकी वाइफ को, एक गवर्नमेंट जॉब दिया गया, और एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। और बंजारा हिल जो है हैदराबाद में, वहाँ पर उनको एक अच्छा प्लॉट दिया गया जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ है उस जमीन की, जहाँ पर वो मकान बना के रहेंगे। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, ये होना चाहिए हमारे ऐसे वीर जवानों का। कहने का मतलब है कि संतोष बाबू के नाम पर अभी हैदराबाद में जो जू है, ठीक है, जिसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जो आशा नाम की बाघिन है, 3 बच्चे को जन्म दी। उनमें से एक का नाम रखा गया है संतोष बाबू। कर्नल शब्द नहीं लगा है, संतोष बाबू। और 2 का नाम, एक का सूर्य और एक का संकल्प। तो संतोष बाबू, सूर्य और संकल्प। हमें बस याद रखना है संतोष बाबू किसका नाम रखा गया है? एक आशा नाम की बाघिन के बच्चे का। लेट इट गो। अब है 17 अगस्त पे हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो 17 अगस्त के लिए बात करते हैं, लेकिन रोकना यहीं पे है। ठीक है, तो कितने, एक क्वेश्चन तो वही जाएगा। ध्यान दें, स्मृति जुबैन ईरानी हमारी टेक्सटाइल्स मिनिस्टर साहिबा हैं और उन्होंने अभी एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सखी। सखी नाम से स्त्रियों की मैगजीन भी आती है, सखी नाम से कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आते हैं, और सखी नाम से बहुत कुछ भी है। पर ये सखी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है हमारी टेक्सटाइल्स मिनिस्टर साहिबा, ठीक है, माननीय श्रीमती स्मृति जुबैन ईरानी। जुबैन उनके हस्बैंड का नाम लगता है, ईरानी, जो पारसी धर्म को अपनाई हैं। और याद रहे, आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए ये सखी ऐप है। दैट इज इंपॉर्टेंट। डेथ की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री महोदय, माननीय मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान जी का कोरोना की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गई और इनका गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में अंतिम संस्कार किया गया, जहां के वो रहने वाले थे। तो चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर और यूपी में ऑलरेडी मिनिस्टर थे कोरोना से। यूपी में ये सवाल होगा, यूपी में 2 मिनिस्टर कोरोना से मरे। एनसीटी दिल्ली में 11 लाख साइकिल सवार हैं और इन साइकिल सवारों के लिए बहुत योजनाएं बनती हैं, आती है, जाती है। इसका अलग से साइकिल ट्रैक बनेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, साइकिल को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्या होगा? ईंधन खर्च नहीं होगा और पॉल्यूशन में कंट्रोल होगा। ठीक है, पर ट्रैक कितना बनाया साइकिल के लिए? हमारी साइकिल से जा रही थी सुनीता नारायणन, हमारी सेंटर ऑफ साइंस की मालकिन, ऑनर एनजीओ चलाती हैं, इतनी भद्र महिला, कितना काम की है। पेप्सिको के जहर को बात को उन्होंने ही सामने लाई। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट उनका जो एनजीओ है, और मूलचंद के पास उन्हें कार ठोक दिया और वो 6 महीना बेड पर रहे। तो साइकिल कहाँ चलाएं? बेचारे साइकिल से
जो है नसरुद्दीन सिन्हा के बड़े भाई मुसरिल मुसरिल ऐसे ही कुछ थे, जो ऑलरेडी अलीगढ़ में जो है प्रोफेसर थे और चांसलर थे, वाइस चांसलर। और वो साइकिल से आ रहे थे, कार ठोक दिया स्टूडेंट ने, 6 महीना बेड पे रहे, टांग टूट गया। समझ में आ रही है? जमीरुद्दीन नाम था उनका, वाइस चांसलर नसरुद्दीन शाह के भाई। तो देखा आपने, डर तो हमें भी है, कहाँ चलाएंगे, कौन ठोक देगा, इसकी कोई गारंटी है? तो ट्रैक बनाओ। तो 11 लाख साइकिल सवारों के लिए इन्होंने 100 किलोमीटर का ट्रैक बना के रखा है, जबकि हम जानते पूरी दिल्ली में 33,198 किलोमीटर की पक्की सड़कें हैं। 33,000 टोटल जो सड़कें जोड़ ले दिल्ली में, तो इतना 33,000, उनमें से 100, समझ में आई बात, किलोमीटर साइकिल ट्रैक है। बात करिए ये सरकार से। अब हम कुल मिलाकर के बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलाधिपति, ठीक है, चांसलर एक्सचेकर जो है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला है, जो मणिपुर की गवर्नर भी है, बीजेपी में है और इससे पहले कांग्रेस में थी, और 17 साल तक लगातार वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रही एज ए लॉन्गेस्ट, नजमा हेपतुल्ला, जिनके पिताजी मोहम्मद हिदायतुल्ला सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे और वाइस प्रेसिडेंट के भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर रहे। तो वो नजमा हेपतुल्ला है। अभी शेर व शायरी थी वहां पर तो आई थी। और यहाँ की जो गवर्नर हैं, सॉरी वाइस चांसलर जो है वो है नजमा अख्तर, नजमा अख्तर है। और याद रखिएगा जामिया मिलिया इस्लामिया की, ठीक है, चांसलर द एक्सचेकर वो है नजमा हेपतुल्ला, मणिपुर की गवर्नर। और वाइस चांसलर कौन है, वरना कुलपति कौन है, तो ये हो गया, ये ध्यान रखना। अब आते हैं हरियाणा गुरुग्राम में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है, जिसमें 100 एकड़ में बनेगा। और यहाँ पे एक विलेज है कासन विलेज, सोना के पास, वहाँ बनेगा अरावली के रेंज में। पूरे हरियाणा में 3% रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको बढ़ा करके 20% करने का लक्ष्य है कि फॉरेस्ट जितना है उसको 20% रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया जाए, ताकि हरियाणा के पर्यावरण सही हो। ठीक है। और 16 अगस्त को हमने रविवार को पारसियों का नया वर्ष की शुरुआत के तौर पर नवरोज फेस्टिवल 16 अगस्त को मनाया गया था, ये ध्यान रखना। और कुल मिलाकर के हम बात को यही रोके, इससे आगे बढ़ने की स्थिति है नहीं। तो चलिए हम फिर आपसे मिलते हैं कल, और कल हम 17 में थोड़ा सा है, 18-19 की ओर बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।